ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। एपिसोड 105, मानस को पनिशमेंट। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह वह सारी सेल्स गर्ल सायरा के कहने पर किया की बेइज्जती कर रही थी, तभी उनके मैनेजर आ जाता है। अब आगे, जैसे ही मैनेजर की नजर किया पर पड़ती है, उसकी तो हालत ही खराब होने लगती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसे अपने सामने अपनी मौत दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि वह किया को अच्छे से पहचानता था। वह किया के साथ 2 सालों तक काम कर चुका था। उसका नाम मानस था। उसकी कैपेबिलिटी देखकर और उसकी ईमानदारी से इम्प्रेस्ड होकर किया ने उसे इंडिया में अपना काम संभालने के लिए सिलेक्ट किया था। वह किया को बिल्कुल अपनी छोटी बहन मानता था और किया की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, क्योंकि किया ने उसकी उससे वक्त मदद की थी जब पूरी दुनिया में वहां थका हार कर खुद को मौत के हवाले करने जा रहा था। इस वजह से किया उसके लिए गॉड गिफ्ट थी। वह कभी सपने में भी किया को नाराज करने की नहीं सोच सकता था, पर आज अपने सामने ये सब देखा हुआ उसकी तो सांस ही अटक जाती है। ये लोग उन्हीं की कंपनी में खड़े होकर कैसे उनकी बेइज्जती कर सकते हैं। वह सारी गलती अपनी ही मानता है। वह क्यों नहीं जल्दी से आया? हालांकि उसे पता चल चुका था कि रघुवंशी फैमिली शॉपिंग करने आई है, उसे खुद आकर वेलकम करना था। शायद वह तब आया होता तो किया की मुलाकात उससे पहले हो जाती और इतना सब कुछ नहीं हो पता। अब तो वह कुछ नहीं कर पाएगा और किया की पनिशमेंट सोचकर दो उसकी जान ही निकल रही थी। किया की पनिशमेंट बहुत खतरनाक होती थी। वह किसी के ऊपर रहम नहीं करती थी, चाहे उसके दोस्त हो या फिर उसके गार्ड। अभी मानस किया की तरफ आगे बढ़ पाता कि उससे पहले ही वहां की हेड मीना मानस के आगे जाकर उसे अपनी शिकायत करने लगती है और उसे बड़ा चढ़ाकर किया के बारे में कहने लगती है। और वही उसके साथ सारी एम्प्लॉय भी किया की बुराई कर रही थी। बस रूप ही ऐसी थी जो चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। वह तो इंतजार कर रही थी कि कब ये लोग अपना मुंह बंद करें और कब हुआ सारी बातें सही से एक्सप्लेन करें। जब मानस ने मीना की बातें सुनी तो उसका मन किया कि वह अभी के अभी मीना की जान ले ले। आखिर में वह उनके पास को कैसे इस तरह से कह सकती है, इल्जाम लगा रही है, जबकि वह चाहे तो इस जैसे हजारों शॉप खरीद सकती है। उसने बिना कोई देरी किए तेजी से मीना को धक्का दिया और अपने सामने से हटा दिया। फिर वह किया के सामने बढ़ गया। जैसे ही वह किया के सामने पहुंचा, उसने बड़े ही सम्मान से अपना सर झुकाकर उसे ग्रेट किया। जैसे ही सब लोगों ने देखा कि वह किस तरह से उसे लड़की को ग्रेट कर रहा है, सबकी आंखें बड़ी हो गई। आखिर में इतना बड़ा व्यक्ति कैसे एक मामूली सी लड़की को झुककर सलाम कर रहा है? मीना ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, सर, आपको इन्हें नहीं बल्कि सायरा को दिखाते हुए इन मैडम को ग्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉस की सिस्टर हैं। अब तक से चुप रहे अमन से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उसे बहुत जोर से डांटता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? ये हमारी सिस्टर है तो वह कौन है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम यहाँ किसके लिए आए हैं? ये सुनकर तो अब मीना को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। अब वह इतनी बड़ी बेवकूफ भी तो नहीं है कि उनके बोलने के बाद भी कुछ ना समझ सके। वही सायरा का तो मुंह ही बन जाता है, क्योंकि वह अब जान चुकी थी कि उसका भाई सबके सामने उसे भी अपनी बहन बताने वाला है। ये सोचकर ही उसका खून खौल रहा था। तभी विवान ने भी उसे डांटे हुए कहा कि बेवकूफ लेडीज, हम जब से आए हैं तब से तुम्हारी बकवास सुन जा रहे हैं और तुमने हमारी प्यारी बहन को अब तक क्या क्या नहीं कहा। अब इस सब का पनिशमेंट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। क्योंकि इस समय विवान का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। वह अपनी प्यारी दी को इस तरह इंसल्ट होते नहीं देख सकता था। वह तो अब तक बस इसलिए चुप था कि उसके 2 बड़े भाई कुछ बोले, लेकिन वह देख सकता था कि उसके भाई अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे।
जिस वजह से वह अपना सारा गुस्सा मीना के ऊपर उतारने लगता है। अब तो मीना की हालत ही खराब हो जाती है। वह हकलाते हुए कहती है कि सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि यह आपकी बहन है। हम तो सिर्फ सायरा मैडम को ही आपकी बहन जानते थे। तभी मयंक कहता है कि अगर तुम सायरा को हमारी बहन जानती थी तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और के साथ इस तरह से गलत व्यवहार करो। हम जब से यहाँ आए हैं देख रहे हैं कि तुम किस तरह से किया के साथ बिहेव कर रही हो। मीना का अब तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर उसने सोचा कि वह माफी मांग लेगी, हो सकेगा तो वह पैरों पर भी गिर जाएगी। वह इसे इतना ज्यादा बड़ा में मामला नहीं समझती थी, फिर भी उसे डर तो लग रहा था। वह सायरा की तरफ अपनी डरी हुई नजरों से देख रही थी कि शायद सायरा उन्हें बचा ले, क्योंकि सारा किया धरा तो सायरा का ही था। वहीं उन सब को इस तरह अपनी ओर देखाता कर सायरा घबरा जाती है, कहीं उसकी पोल तो नहीं खुल जाएगी। यही सोचकर वह कहती है कि हाँ भाई, मैं इन लोगों से कब से मना कर रही हूँ कि इस तरह किया के साथ बिहेव ना करे, पर ये लोग तो मानते ही नहीं है। इन लोगों को तो अच्छा सबक सिखाना चाहिए। इन जैसे दो कौड़ी के लोग हम लोगों को क्या समझते हैं, ये हमारी बराबरी करना चाहते हैं क्या? इस समय उसके जवान से जो भी निकल रहा था वह बोले जा रही थी। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, और ना ही अंदाजा था कि उसका इस तरह से कहना उसके भाइयों को कैसा लगेगा। वही सायरा को इस तरह रंग बदलता देखकर वह सारी सल्सगल तो हैरान रह जाती है। आखिर में उन्हीं ने तो उन्हें उसके हाथों से कपड़े छीनने को मजबूर किया था, और अब वह कैसे इस तरह से पलट सकती है? वही इस तरह की बहसबाजी देखकर मैनेजर को गुस्सा आ जाता है। एक तो इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसकी बॉस को ऐसा ट्रीट करने की, और दूसरा वह जब से आया है इन लोगों का मुंह ही नहीं बंद हो रहा है। वह जोर से बाहर खड़े गार्ड को आवाज लगता है। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से 5 से 6 गार्ड अंदर आ जाते हैं। वह उन्हें तुरंत ऑर्डर देता है कि इन सारी लड़कियों को घसीट के यहाँ से ले जाए, और उसे कहाँ ले जाना है ये तुम लोगों को अच्छे से पता है। उसकी बातों को सुनकर तो आप सभी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। सभी रोते हुए सॉरी कह रही थी। मीना तो मैनेजर के पैरों पर गिर जाती है और उसे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन मैनेजर इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह जोर से मीना को धक्का देता है, जिससे मीना जाकर फर्श पर मुंह के बाल गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। फिर भी मैनेजर उसे पर थोड़ा भी रहम नहीं खाता और गार्ड को उसे घसीट कर ले जाने को कहता है। जब सायरा ये सब देखती है तो वह तुरंत अपने भाइयों को कहती है, भाई ये सब इतनी बड़ी गलती भी नहीं किए थे कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। अरे गलती से इन्होंने ऐसा कर दिया था, पर इसका मतलब तो यह नहीं है कि उन्हें इस तरह से यहाँ से निकाल दिया जाए। आप मैनेजर को रोक क्यों नहीं रहे हैं? सायरा की बातों को सुनकर अब जाकर उन सब लड़कियों के जान में जान आई है। शायद उनकी मैडम उसको आज बचा ले, पर उन सबको पता नहीं था कि उसने किसको ऑफेंड किया है। वह कोई राह चलती लड़की नहीं है जिसे हर कोई ऐरा गैरा आकर जो मन चाहे कहकर निकल जाएगा। वह एक माफिया क्वीन है जिसकी परछाई तक से लोग कांप जाते हैं, और ये लोग तो उसे कब से परेशान किया जा रहे हैं। वो इन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती है? सायरा की बातों को सुनकर मानस को गुस्सा आने लगता है। आखिर में ये लड़की कैसे उन लोगों को माफ करने को कर सकती है जो उसके बॉस को इस तरह से इंसल्ट कर रहे थे? वह समझ सकता था कि सायरा के इरादे कुछ और ही हैं। उसने तुरंत अपने गार्ड को ऑर्डर दिया, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, इसे यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन तभी रूप ने उन सब को रोकते हुए कहा, क्या सर आपको नहीं लगता है कि इन्हें मैडम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने बेवजह ही मैडम को परेशान किया है। मैडम से इन्होंने कई बार बदतमीजी भी किया, पर मैडम बिल्कुल शांत थी, उन्होंने इन्हें कुछ भी नहीं कहा था। तो अब इनकी बारी है। वह मैडम से माफी मांगे। रूप के कहने पर सभी लोग उसे और देखने लगते हैं। इस समय मैनेजर को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या रूप को भी पकड़ना है या नहीं। तभी वह सब किया से माफी मांगने के लिए उसके आगे घुटनों के बल बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी जॉब बहुत प्यारी थी। यहाँ उन्हें बहुत ज्यादा सैलरी मिलती थी और जो सुख सुविधा मिलती थी वह अलग से
वह इतनी अच्छी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। अब वह पछता रही थी, काश वह सायरा के कहने पर यह सब नहीं करती, क्योंकि वह सब पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया करती थी। फिर भी कहते हैं ना कि लालची लोग कभी अपनी आदत नहीं बदलते। इस समय उन लोगों को सायरा को देखकर लालच आ गया था। उनके अच्छा व्यवहार से सायरा उन्हें अच्छे गिफ्ट दे सकती थी, इस वजह से उन लोगों ने उससे लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया। पर उन्हें क्या पता था कि वह भी उनकी ही बहन है। वही किया तुरंत अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक देती है। वह कोई बेवकूफ नहीं है जो उसके आगे झुककर माफी मांग लिया तो वह माफ कर देगी। गलती तो आखिर में उन लोगों ने की थी, बस इतनी सी बात नहीं थी कि उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की, बल्कि बात तो ये थी कि आज वह जब उसके साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं तो बाकी कस्टमर को किस तरह से डील करते होंगे। इस तरह से तो उनके कंपनी की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। वह ये सब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। उसने बहुत मेहनत से अपनी सारी कंपनी को अपने दम पर इन ऊंचाइयों पर पहुंचा था। उसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। किया ने तुरंत मानस की तरफ देखते हुए अपने हाथों से इशारा कर दिया इन लोगों को यहां से ले जाने के लिए। उसके एक इशारा पाते ही मानस तुरंत अपने गार्ड को उससे ले जाने का ऑर्डर देता है। अब तो चाहे मयंक, अमन और विवान कोई भी कह ले, मानस रुकने वाला नहीं था। पर उन तीनों भाइयों ने कुछ नहीं कहा, वह तो चाहते ही थे कि इन लोगों को उनकी सजा मिले। तभी सायरा फिर से कोशिश करते हुए कहती है, भाई देखिए ना, आप मना करिए ना, इन लोगों को ये किस तरह से उन्हें घसीट कर ले जा रहे हैं। उनकी इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी। तभी अमन उसे डांटे हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब यहाँ से जाना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर अब सायरा बिल्कुल चुप हो जाती है। वह अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी और न ही यहाँ अपने भाइयों के पास किया को छोड़कर जाना चाहती थी। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपना मन की भड़ास निकालना चाहती थी। वह तुरंत किया के पास जाकर रहती है, तुम कितनी हार्टलेस हो, वह लोग तुम्हारे सामने झुककर माफी तो मांग रहे थे, तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए था। वह गरीब लोग हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी तो वह कैसे अपनी जिंदगी बिताएंगे। हालांकि सायरा उनके लिए बिल्कुल चिंता नहीं कर रही थी, पर वह यहाँ अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छी बनने का दिखावा कर रही थी। तभी किया उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत ज्यादा कर लिया है, अब तुम्हें खुद पर लगाम लगा लेनी चाहिए, कहीं तुम्हारा भी वही हश्र ना हो जाए जो बेलगाम घोड़ा का होता है। उसकी बातों को सुनकर सायरा का खून खौल उठता है। वह उसे बेलगाम घोड़े के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है। इस वक्त तो सायरा का मन कर रहा था कि वह जोर से किया के गाल पर थप्पड़ लगा दे। किया तुरंत सायरा को अपने सामने से हटाने का इशारा करती है, पर सायरा ढीठ की तरह वही खड़ी रहती है। किया उसे एक साइड करके सामने बढ़ जाती है, इससे सर थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। सायरा को तो यकीन नहीं हो रहा था कि किया उसे धक्का भी मार सकती है। उसे क्या पता अगर वह इसी तरह लगी रही तो किया उसकी जान भी निकाल सकती है। ये तो सिर्फ एक धक्का ही था। सायरा आंखें फाड़े किया को देख रही थी। तभी मानस अपना सर झुकाते हुए कहता है, बस हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर किया उसकी तरफ अपनी नजर फिरती है। इस समय किया को मानस के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। वह कैसे इतना लापरवाह हो सकता है, उसके भरोसे तो उसने इतनी बड़ी कंपनी छोड़ रखी है और वह ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहा है। वही वहां खड़े सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। आखिर में यह मैनेजर किया को क्यों बार बार अपना बस कह रहा है। क्या किया की कोई और पहचान है? रूप तो बिल्कुल आश्चर्य से किया को देख रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में यहाँ सामने खड़ी लड़की कौन है जिसके आगे उनके मैनेजर भी झुक रहा है। वही सायरा तो अपनी जलन में कुछ देख ही नहीं पा रही थी। उसका तो सारा दिमाग किया को सबके सामने बेइज्जत करने पर लगा हुआ था। तभी किया मैनेजर को इशारा करती है कि वह सायरा को यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि वह इस वक्त अपने भाइयों के चेहरे को देखकर समझ चुकी थी कि अब उसके ऊपर सवालों की लड़ी लगने वाली है। तो वह उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थी, पर वह सायरा के सामने कुछ नहीं बताना चाहती। मैनेजर तुरंत उनका इशारा समझकर 2 लेडी गार्ड को बुलाकर सायरा को दूसरे क्षेत्र में ले जाने को कहता है, पर सायरा जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है।
उसके इस हरकत को देखकर अब मयंक को भी गुस्सा आ जाता है और वह सायरा को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें जो कहा जा रहा है चुपचाप करो। मयंक की इतनी भारी आवाज सुनकर सायरा डर जाती है। वह तुरंत लेडी गार्ड के साथ वहां से चली जाती है क्योंकि अब वह यहां रुककर अपनी और इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सायरा जाती है किया तुरंत अपने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहती है कि आज के बाद से रूप को यहाँ का हेड बना दो और अपने पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुनकर तो बेचारे मैनेजर की सांस ही अटक जाती है। उसने थोड़ी बहुत उम्मीद की थी कि शायद उसे पनिशमेंट ना मिले, लेकिन वह अगर किया को अच्छे से जानता था तो उसे पनिशमेंट मिलना तय था। बेचारे मैनेजर के माथे से पसीने की बूंद अब नीचे फ्लो पर गिर रही थी। इस समय उसका पूरा शरीर दर्द से कहां पर था क्योंकि उसे बार बार उसे खतरनाक पनिशमेंट की याद आ रही थी जो किया किसी के गलती करने पर देती थी। उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह चुपचाप अपना सर झुका कर खड़ा था। इस समय पूरे फ्लो पर सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के मुंह से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। तभी किया मैनेजर को वहां से जाने का ऑर्डर देता है। मैनेजर चुपचाप वहां से चला जाता है। रूप अब तक जान चुकी थी कि यह कोई आम लड़की नहीं है। इस वजह से अब उसे भी किया से डर लग रहा था। इस वक्त किया का ऑरा ही इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि रूप भी उसे देखकर डरने लगी थी, जो कुछ देर पहले उसे प्यारी सी लड़की समझकर उसके साथ बातें कर रही थी। अब रूप के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहे और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। क्या यह एपिसोड आपको अच्छा लगा? एपिसोड 106 किया की एक और आइडेंटिटी रिवील। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से किया के साथ बदतमीजी करने पर मानस ने उन लोगों को पनिशमेंट देने के लिए अपने गार्ड्स के साथ भेजता है और वह खुद ही पनिशमेंट लेने वहां से चला जाता है। अब आगे किया रूप को वहां का हेड बना देती है। वह रूप से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस तरह की कभी गलती नहीं करोगी और सभी को एक समान ट्रीट करोगी। रूप पोलाइटली अपना सर झुकाकर हाँ कहती है और फिर वहां से चली जाती है। अब वहां पर किया और उसके तीनों भाई ही मौजूद थे। इस समय सभी लोग किया को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी यह छोटी सी बहन आखिर में है कौन। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर में वह क्या कहे, बात की शुरुआत कहां से की जाए। कुछ देर तक जब सब खामोश रहते हैं तो किया ही खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, आप लोगों को मुझे कुछ पूछना है। उसकी बातों को सुनकर सभी लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं। क्या उसकी बहन उनके चेहरे को देखकर समझ गई है कि वह उसे कुछ पूछना चाहते हैं? अमन तुरंत ही किया से कहता है, वह हाँ बच्चा, हम बस तुमसे ये पूछना चाहते थे कि यह मैनेजर क्यों तुम्हारे सामने इस तरह झुक रहा था और तुम उसे इस तरह से ऑर्डर दे रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम हमें कुछ बताना चाहोगी? किया अपने भाई से क्या कहे यही सोच रही थी। तब तक मयंक भी अपनी क्यूरियोसिटी नहीं छुपा पाया। वह भी कहा कि हाँ बच्चा, मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर में वह इतना बड़ा मैनेजर है, वह तुम्हें कैसे जानता है? उसकी पहुंचे तो बहुत ज्यादा है और मैंने सुना है कि केवी कंपनी ने अपनी सारी पावर उसे दे रखी है और वही यहाँ के सारे काम संभालता है। वह जल्दी किसी से बात भी नहीं करता है और ना ही जल्दी किसी के सामने आता है, पर वह आज तुम्हारे सामने इस तरह से बिहेव कर रहा था मानो तुम उसकी बॉस हो। और हाँ, वह बार बार तुम्हें बॉस भी तो कह रहा था। मयंक की बातों को सुनकर किया समझ चुकी थी कि उसके भाइयों को उसे पर डाउट हो चुका है। अब वह उनसे ज्यादा देर तक कुछ नहीं छुपा सकती है, क्योंकि अगर उन्हें शक हो गया है तो वह किसी न किसी तरह से पता लगा ही लेंगे और किसी और से पता चले उससे बेहतर है कि वह खुद ही उन्हें सब कुछ बता दे। आखिर में उसकी और आइडेंटिटी भी तो वह लोग जानते हैं। एक और जान लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। यही सब सोचकर किया उनसे कहती है कि हाँ, आप जो सोच रहे हैं भाई वह सही सोच रहे हैं। मैं मानस की बस ही हूँ और मैं ही मानस को यहाँ की अथॉरिटी दे रखी है क्योंकि वह एक बहुत ही काबिल और होनहार एम्प्लॉय है। वह मेरे साथ 2 सालों तक काम कर चुका है, इसलिए मैं उसके बारे में अच्छे से जानती हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ का काम उसे सौंप था। उसकी बातों को सुनकर अब तो तीनों भाइयों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता है।
उनका दिमाग तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वह जी बहन को इतनी मासूम और छोटी समझते हैं, जो बिल्कुल किसी फूल की तरह नाजुक सी है। वह केशव से फेमस कंपनी की मालकिन है, यानी कि वह वही बिजनेस वुमेन है जिसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं की गई है। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। वह तो खुद को ही बहुत बड़ा समझते थे। उन लोगों ने इस मकाम को हासिल करने में कितना वक्त लगाया था, और उसकी इतनी छोटी सी बहन उसे कहीं ज्यादा ऊंचाइयों पर है। वह किस उम्र में रही होगी जब उसने बिजनेस करना स्टार्ट किया होगा। अब तो उनकी सोच भी जवाब दे रही थी। वह सब बिल्कुल ब्लैक खड़े थे, उनके मुंह से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। वही विवान को तो खुद पर ही शर्म आ रही थी कि वह इतना बड़ा है, पर आज तक उसने खाने और पार्टी एंजॉय करने के अलावा कुछ और अच्छा नहीं किया है। और वही उसकी यह छोटी सी बहन जो मात्र उससे कुछ सालों से बड़ी है। वह ऊंचाइयों की इतनी बुलंदी पर है, उसकी पता नहीं और कितनी आइडेंटिटी है। अमन भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में आधी उम्र निकल गई। वही उसकी छोटी सी बहन कई ऐसे हिडन आइडेंटिटी के साथ जी रही है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए बहुत सारा मान सम्मान और प्यार नजर आ रहा था। वही मयंक से तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। वह तो मानो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी बहन क्या है। वह तो उसे गांव से आई एक सीधी सादी सी और कम पढ़ी लिखी लड़की ही समझ रहा था। अब वह खुद पर पछता रहा था। यही सब सोकर तो उसने अपनी इस बहन को कोई महत्व ही नहीं दिया था और उससे मिलने भी नहीं आया था। आज उसे खुद पर ही शर्म आ रही थी। कहीं ना कहीं उसे खुद पर घमंड होता था कि वह इतना ज्यादा पावरफुल है, पर आज एक ही झटके में उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। आज उसने वाकई में सच का आईना देख लिया था कि उसे भी बड़ा और उससे भी अच्छा कोई है जो इतना सीधा और सिंपल रहता है कि उसके अंदर अपने पैसे का रत्ती मात्र का भी घमंड नहीं था। वह तो इतनी प्यारी थी कि एक पल भी अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाने आ गई थी। जबकि आज उसे समझ आ रहा था कि उसके जान की कीमत कितनी हो सकती है। वह खुद को भी भेज दे, अपनी सारी प्रॉपर्टी भेज दे, तो भी उसकी रत्ती भर भी कीमत नहीं अदा कर सकता। इस समय सर पर शर्म के मारे उसका सर झुका हुआ था। वह अपनी इस बहन से क्या कहे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और आज जब वह यहाँ उसे शॉपिंग के लिए लाया है तो वह उसकी केयर भी नहीं कर पाया और उसकी इतनी ज्यादा सबके सामने इंसल्टी हुई। वह खुद में ही प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वह अपनी बहन का हमेशा ध्यान रखेगा और थोड़ी सी भी तकलीफ उसे नहीं होने देगा। वैसे अब तक तो उसे समझ आ चुका था कि उसकी बहन को किसी की जरूरत नहीं थी। उन सब ने तो अपने माँ बाप के बल पर अपना मकाम हासिल किया था, पर उसकी बहन ने खुद के दम पर यह कामयाबी हासिल की थी, तो वह उन सब से कितनी ज्यादा पावरफुल होगी यह सोचकर ही उसे खुद पर शर्म आ रही थी। यार मयंक का मुंह तो देखने ही लायक था। वह उसे गांव की समझकर उसे इग्नोर कर रहा था और एक बार उससे मिलने नहीं आ रहा था। इंतजार कर रहा था कि कभी घर जाएगा तो मिलेगा, लेकिन आज तो उसे खुद पर ही शर्म आ रही है। मयंक की हालत पर तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। चलिए हम बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 107, सभी को गिफ्ट देना। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से किया कि नई आइडेंटिटी जानकर उसके तीनों भाई बिल्कुल हैरान थे। उनसे तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। मयंक खुद में शर्मिंदा था। अब आगे किया जब देखी है कि उसके भाई किस तरह से उसके सामने नर्वस हो रहे हैं, तो खुद आगे बढ़कर अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है और उससे तसल्ली देता है कि भाई जो कुछ भी है वह सब सही है, कोई इस पर इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तभी मयंक कहता है कि पर किया ये कंपनी केवी सहगल नाम से है, जहां तक हमें पता है ये तो वीरेंद्र सहगल की कंपनी है। एक ऐसे व्यक्ति है जो कभी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। किया अपने भाई की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि केवी में के का मतलब किया और वी का मतलब वीरेंद्र दादाजी है। वह सब फिर से किया की और देखने लगते हैं जैसे वह कुछ समझ नहीं पा रहे हो, या उन्हें समझाते हुए कहती है कि वीरेंद्र सहगल जी उसके दादाजी हैं और वह उन्हीं के साथ रहती थी, तभी उन्होंने उसे कंपनी को मेरे नाम कर दिया था।
क्योंकि वह इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। मैंने उन्हें बहुत मन किया, फिर भी वह मेरी एक बात भी नहीं मानते हैं और अपने ही मन की करते हैं। इतना कहकर किया मुस्कुराने लगती है। अब सबके होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अब जाकर उन सबको पता चला कि किया कौन है, वरना आज तक तो वह उन्हें गांव की सीधी सादी लड़की ही समझ रहे थे। तभी विवान ने ना समझी में कहा, फिर तुम गांव में क्या कर रही थी? किया मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं गांव में शुरू में रहा करती थी, जब मुझे कपूर फैमिली से निकाल दिया गया था। तभी दादाजी के ये दोस्त गांव आए थे और यह मुझे अपने साथ रसिया ले गए और तब से आज तक मैं उन्हीं के साथ रहती थी। जाकर उन सबको समझ में आता है कि उनकी बहन कोई गांव की नहीं है, वह तो उनसे भी अच्छे और बड़े हाई सोसाइटी में रहकर आई है। उसके आगे तो वह लोग कुछ भी नहीं है। तभी किया उन सब को शॉपिंग के लिए कहती है। यह सुनकर तीनों भाई खुश हो जाते हैं। आखिर में उन्हें इतना अच्छा मौका जो मिल रहा है, पता नहीं दोबारा यह मौका कब मिलेगा। जल्दी से किया के साथ जाने लगते हैं। खुशी खुशी ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। उन लोगों ने किया के लिए भी बहुत सारे अपने अपने पसंद के ड्रेस लिए थे और किया ने भी अपने तीनों भाइयों को गिफ्ट देने के लिए अच्छी अच्छी ड्रेस ले लिया। जब सारी ड्रेस लोगों ने पसंद कर दी तो बिलिंग काउंटर पर वह बिलिंग करने के लिए जाने वाले थे, पर किया ने उन्हें मना कर दिया। और वह अपने भाइयों से पैसा कैसे ले सकती है? वह अपने भाइयों से कहती है कि भाई, ये सब गिफ्ट मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए है, इसलिए आप सबको इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। उसकी बातों को सुनकर अब कोई भी उसे ना नहीं कर सकता था। आखिर में वह क्यों नहीं अपनी बहन से कोई गिफ्ट लेंगे? अगर वह उनकी बहन उन्हें कुछ भी देगी तो वह उनके लिए बहुत ही प्यारा गिफ्ट होगा। वह सब जब शॉपिंग करके बाहर आते हैं तो अब तक सायरा भी उनके पास आ जाती है और उनके आगे गार्ड चल रहे थे। हाथों में बहुत सारे पैकेज थे, जिसे देखकर सायरा का खून खोलने लगता है। वह सोचती है कि यह सारे सामान उसके भाइयों ने किया के लिए लिया है, जबकि उसने तो कुछ ज्यादा लिया ही नहीं। ये सोचकर उसे किया के ऊपर गुस्सा आ रहा था, जबकि सायरा ने बहुत सारे महंगे महंगे सामान और ज्वेलरी खरीद लिया था, फिर भी उसे अभी काम लग रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि गार्ड के हाथों में जितने भी पैकेज हैं वह सब किया के लिए है। यही सोच सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब उसे क्या पता कि किया ने तो कुछ ज्यादा लिया ही नहीं है, और जो भी लिया है खुद के पैसों से लिया है और अपने भाइयों को भी खुद के पैसों से ही गिफ्ट दिया है। पर उसे कम दिमाग लड़की में इतना अकल कहाँ है? वह तो अपने मन में अलग ही सोच जा रही थी और मन ही मन किया को हजारों गालियां दे रही थी। एक तो आज वह ठीक से किया की इंसल्ट भी नहीं कर पाए, ऊपर से किया की वजह से उसे अपने भाइयों से अलग शॉपिंग करनी पड़ी, और वही किया बड़े आराम से उसके तीनों भाइयों का पैसा खर्च कर रही थी। वह मन में सोचती है कि यह गांव की गवार कभी इस तरह की चीज अच्छी नहीं होगी, इसलिए महंगी महंगी सारी चीज खरीद ली होगी और कितना ज्यादा पैसा खर्च करवाया होगा। आज उसे किया के लिए सामानों में पैसा खर्च हुआ दिख रहा था और खुद के सामान लगता है फ्री के थे। जहां सब आज बहुत खुशी खुशी घर जा रहे थे, वहीं सायरा खुद में ही जलबुझ कर राख हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान की मां रेहान के पास कॉल करती है। बहुत देर से रिंग जा रही थी, पर रेहान सामने रख फोन को एक तक देख रहा था, पर वह उसे उठाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी मां किस लिए उसे फोन कर रही है। बहुत देर तक रिंग आने के बाद भी जब रेहान फोन नहीं उठाता तो थक हार कर मनीषा जी ओम के पास कॉल करती है और वह रेहान से बात करवाने के लिए कहती है। ओम जब ये सुनता है तो वह फिर से मनीष जी को मना करने लगता है, पर इस बार तो जैसे मनीषा जी ने ठान लिया था कि अब वह अपना विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहती है कि अगर तुमने रेहान से मेरी बात नहीं करवाई तो मैं तुम्हें अफ्रीका वाली कंपनी में भेजने के लिए भाई साहब से कहूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरी बातों को टाल नहीं सकते हैं। अब तो ओम की सांस ही अटक जाती है। आखिर में उसकी यह आंटी मॉम बहुत ही ज्यादा खातिर है। वह हर तरीके से अपना बात मनवाना जानती है। ओम मुंह बनाते हुए कहता है कि अरे जिसे देखो वही मुझे अफ्रीका वाली कंपनी में भेजना चाहता है। मुझ जैसे बच्चे पर तो किसी को दया भी नहीं आती है। मैंने कभी किसी का कुछ बिगड़ भी तो नहीं है। तभी दूसरे तरफ से उन्हें हंसने की आवाज आती है।
और वह अपना मुंह बनाकर फोन लेकर रेहान के केबिन की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि अब वह अपने इस मॉम से बात नहीं कर सकता है। पता नहीं उनका कब मूड बदल जाए और वह कब उसे कहां पहुंचा दे, वह खुद भी नहीं जान पाएगा। रेहान के रूम के बाहर डोर नॉक करता है। डोर की आवाज सुनकर ही रेहान जान जाता है दरवाजे पर कौन होगा। वह अपने रूड आवाज में कहता है कि जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ, अंदर आने की तुम्हें इजाजत नहीं है। लेकिन ओम कहाँ मानने वाला था, वह तो दरवाजा खोलकर जल्दी से अंदर आ जाता है। उसे बेचारे को तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई ही नजर आ रही थी। अगर वह रेहान को जबरदस्ती फोन देता है तो उसके गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अगर वह बात नहीं करवाएगा तो उसके माँ के गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेचारे ओम को इस वक्त दीवार पर अपना सर पटकने का मन कर रहा था। आखिर में सब उसी को क्यों परेशान करते हैं। वह रेहान की एक बात भी नहीं सुनता है और रेहान के हाथों में अपना फोन देकर कहता है कि कॉल पर आंटी जी हैं, बात कर लो। इतना खाकर वह वहां से तेजी से भाग जाता है, क्योंकि इसके बाद पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आज उसका फोन भले ही टूट जाए पर वह अपने सर को तो बचा ही लेगा। यही सोचकर बिना एक मिनट की देरी किए वह वहां से जल्दी से भाग जाता है। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या रेहान अपनी माँ की बातों को मान जाएगा या फिर वह घर आने के लिए साफ साफ मना कर देगा जाने के लिए? चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 108, मनीषा जी की धमकी। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से रेहान की मां रेहान को किया से मिलने के लिए घर बुलाना चाहती है, पर रेहान उनका फोन ही नहीं रिसीव कर रहा था। अब आगे रेहान ने फोन उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से मनीषा जी उसे डांटे हुए कहने लगी कि उसे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। वह कब से फोन कर रहा है, पर वह फोन क्यों नहीं उठा रहा था? उसे अभी के अभी जवाब चाहिए था। रेहान बड़े प्यार से अपनी मां को समझाते हुए कहता है कि वह मीटिंग में व्यस्त था और उसका फोन साइलेंट पर था। फिलहाल रेहान झूठ तो नहीं बोलना चाहता था, पर वह अपनी एंजल के लिए यह झूठ भी बोलेगा, क्योंकि वह किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि वह किसी और को देखना भी नहीं चाहता। उसकी नजरें तो सिर्फ उसकी एंजल को देखना चाहती है, पर यह सब लोग क्यों नहीं समझते हैं? वह क्यों जबरदस्ती उससे लड़की से मिलने के लिए उनके ऊपर दबाव बना रही है? थोड़ी देर मनीषा जी रेहान को डांटती है, फिर प्यार से उस रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज वह एक बार घर आ जाए, सिर्फ एक बार उसे लड़की को देख ले, उससे मिल ले। अगर उसे पसंद नहीं आई तो वह उसके साथ बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करेगी, पर एक बार क्या अपनी माँ का दिल रखने के लिए तुम उसे लड़की से नहीं मिल सकते हो? प्लीज रेहान देखो, मेरी बात को मना मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन रेहान अब भी अपनी माँ को मना कर रहा था। तभी मनीषा जी रेहान से कहती है, रेहान तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे पॉइजन दिया गया है। अगर मैं इस 3 महीना में नहीं बची तो क्या तुम मेरी यह अंतिम इच्छा समझकर पूरा नहीं कर सकते हो? इतना सुना ही था कि रेहान की तो सांसें ही हलक में अटक जाती है। वह अपने माँ के मुंह से कभी इन शब्दों को सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी माँ उसके सामने ऐसा कैसे कर सकती है? उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी माँ को डांटे हुए कहता है, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं आपको कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा, और रही बात आपको मेरे आने की तो ठीक है, मैं आपके कहने पर सिर्फ 5 मिनट के लिए आऊंगा। इससे प्रॉमिस करिए कि 5 मिनट से ज्यादा मुझे वहां पर कोई नहीं रोकेगा। इस 5 मिनट में अगर वह लड़की मुझसे मिलती है तो ठीक है, मैं उससे मिलूंगा, पर उससे शादी करने के लिए मेरे साथ किसी तरह की जबरदस्ती आप नहीं करेंगे। और आज के बाद आपने जो कहा है उसे अपनी जुबान पर लाने से पहले सोच लेना कि आपका ये बेटा आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। रेहान की बातों को सुनकर अब जाकर मनीषा जी को रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी नादानी में क्या कह दिया। आखिर में उसके बेटे की पूरी दुनिया वही तो है, वह कैसे ऐसा कर सकती है? उसे कितना तकलीफ हुआ होगा, पर वह अच्छे से जानती थी कि अगर आज रेहान आने के लिए मना है तो सिर्फ उसके इतना कहने से ही माना है। वह रेहान को यकीन दिलाती है कि उसके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, उसकी जो भी मर्जी होगी वह वैसा ही करेगा। अब जाकर रेहान को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ कभी झूठ प्रॉमिस नहीं कर सकती है, ये तो वह अच्छे से जानता था। कुछ देर बातें करने के बाद मनीषा जी फोन रख देती है।
अब वह भी थोड़ा संतुष्ट हो गई थी कि रेहान उनसे मिलने आ रहा है। अब बचे दादाजी, वह उन्हें कैसे मनाएगी। मनीषा जी अपने दिमाग में तरह तरह के प्लान बनाते हुए दादाजी की तरफ बढ़ जाती है और वहां जाकर वह बड़े प्यार से कहती हैं, पापा जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। उसकी बातों को सुनकर दादाजी भी मनीषा जी को अपने पास बैठने को कहते हैं और उसे डांटे हुए कहते हैं कि बेटा तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, तुम इस तरह से चल नहीं सकती हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आराम करने की कोशिश किया करो। मनीषा जी भी उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि पापा आगे से मैं ध्यान रखूंगी, अभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है, इसलिए पहले आप मेरी बातों को सुन लीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं आपकी सब बात मानूंगी। आप मनीषा जी थोड़ा डर रही थी क्योंकि वह दादाजी को अच्छे से जानती थी। वह बिल्कुल भी उसकी बात मानने वाले नहीं थे, पर कुछ भी करके इस समय तो मनीषा जी को अपनी बात मनवाने ही थी, इसलिए वह भी तैयार थी दादाजी से बात करने के लिए। दादाजी से कहती है कि अपने रेहान के लिए जिस लड़की को पसंद किया है उसे लड़की को यहाँ खाने पर बुलाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी उससे एक बार मिलने, मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे देखकर कभी ना नहीं कह सकते हैं, वह बहुत ही प्यारी है। उसकी बातों को सुनकर दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में मनीषा जी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं रेहान की शादी सिर्फ अपने ही पसंद की लड़की से करूंगा, फिर भी तुम क्यों नहीं मानती हो। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐरी गैरी लड़की रेहान की जिंदगी में आए, ये बेहतर है कि तुम अपनी जिद छोड़ दो। पर मनीषा जी मानने को तैयार नहीं थी, वह फिर से उन्हें समझती है, पापा आप प्लीज एक बार मिल लीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला लेंगे वह मुझे मंजूर होगा। लेकिन दादाजी के तो दिमाग में वही सब बातें चल रही थी जिस तरह से आज तक इन लोगों ने रेहान के लिए लड़कियां ढूंढी थी, सब एक से बढ़कर एक घटिया लड़कियां थी जिन्हें दादाजी रेहान की जिंदगी में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। वह तो आज तक सिर्फ इसलिए चुप थे कि वह अच्छे से जानते थे कि रेहान खुद ही इन लड़कियों को रिजेक्ट कर देगा, पर जिस तरह से आज वह अपनी बहू की जिद को देख रहे थे उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। वह तो अभी तक यही सोच रहे थे कि जरूर उनकी यह बहू किसी के बहकने में आकर अपने ही किसी दोस्त के लड़की को पसंद कर लिया होगा। पता नहीं वह लड़की कैसी होगी, उसका कैरेक्टर क्या होगा और वह रेहान को खुशियां भी दे पाएगी कि नहीं, और रेहान का क्या वह उसे एक्सेप्ट कर लेगा। दादाजी को आज पहली बार अपनी इस बहू पर गुस्सा आ रहा था, वरना वह तो मनीषा जी को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते थे। अपनी बहू के बार बार जिद करने पर दादाजी को भी हार माननी पड़ती है और वह उसे लड़की से एक बार मिलने को तैयार हो जाते हैं, पर उनकी एक शर्त थी, अगर वह लड़की उन्हें पसंद नहीं आई तो फिर दोबारा उसे लड़की की चर्चा इस घर में नहीं होगी। मनीषा जी भी इस बात के लिए एग्री हो जाती हैं। अब उनकी सभी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी, अब बस बचा था तो किसी तरह किया को अपने घर खाने पर इनवाइट करना, वह कैसे और किसी बहाने से किया को बुलाए, यही सोचकर वह अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। तो अब आगे क्या होगा दोस्तों, क्या किया उनकी बात मानकर आ जाएगी और क्या रेहान और किया की मुलाकात हो जाएगी, जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने एपिसोड की तरफ। अरे यार, आप सारे लोग स्टोरी को सुनते हैं पर कुछ ही लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हो। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और अपना वक्त और पैसा दोनों भी बर्बाद करती हूँ सिर्फ आपके एक लाइक और सब्सक्राइब के लिए, और आप बस देखकर ही चले जाते हैं। प्लीज यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, इससे आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च होंगे और मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। और जितने लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया है उन सभी को दिल से मेरी तरफ से धन्यवाद। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरह। एपिसोड 109, मनीषा जी की खुशी। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह मनीषा जी रेहान और दादाजी को किया से मिलने के लिए मानती हैं। अब आगे मनीषा जी इस समय अपनी बेड पर लेटी हुई थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहकर किया को अपने यहाँ इनवाइट करे, कहीं किया कुछ गलत तो नहीं समझ लेगी, क्योंकि अभी तक उन्हें किया के बारे में यह नहीं पता है कि वह किसी को पसंद करती है कि नहीं, ये तो सिर्फ अपनी मर्जी ही किया पर ठोक रही है। इस समय यही सब सोचकर उन्हें बड़ा
अजीब लग रहा था। वह आंखें बंद करके कुछ देर के लिए सोना चाहती थी, पर वह सो नहीं पा रही थी। बार बार उनका स्वार्थ उनको किया को फोन करने को मजबूर कर रहा था। अंतिम में थक हार कर वह किया को फोन कर ही देती है। 2-3 रिंग जाने के बाद फोन रिसीव होता है और दूसरी तरफ से एक प्यारी सी आवाज मनीषा जी के कानों पर पड़ती है। हेलो आंटी जी। यह आवाज सुनते ही मनीषा जी का दिल खुशियों से भर जाता है। उनकी बच्ची की आवाज कितनी प्यारी है। उनका तो मन कर रहा था कि वह हमेशा के लिए अपनी इस प्यारी बच्ची को अपने पास रख ले। तभी उधर से फिर से हेलो की आवाज आती है। अब जाकर मनीष जी को होश आता है कि वह इस वक्त कॉल पर है। वह जल्दी से बोलती है, हेलो बेटा जी, आप क्या कर रही थी? क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर दिया? तभी किया रहती है कि नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया है। वैसे आपको कुछ जरूरी काम था क्या जो आपने मेरे पास कॉल किया है? किया की बातें बिल्कुल स्पष्ट और साफ होती थी। उसे किसी भी तरह की बात बनाकर बोलने की आदत नहीं थी। उसे जो कहना होता था वह स्पष्ट रूप से कह देती थी। अब तक मनीषा जी को भी किया के इस तरह के बोलने की आदत अच्छे से समझ में आ चुकी थी, इसलिए उन्हें किया के किसी भी दो टूक शब्दों का बुरा नहीं लगता है। वह प्यार से किया को कहती है, वह बेटा, मैं अपने घर में आपके बारे में सबको बताया तो आप सभी कोई मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि क्या आप एक बार हमारे यहाँ खाने पर आ सकती हैं? इसी बहाने मुझे भी मौका मिल जाएगा अपनी प्यारी बच्ची को अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाने का, और आपके अंकल और दादा दादी जी भी आपसे मिल लेंगे। सभी आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। मनीषा जी की बातों में इस वक्त प्यार झलक रहा था। किया को उनका यह नेचर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वाकई में वीरेन दादाजी जो कहते थे सच कहते थे। वह बिल्कुल अपने जैसी लगती है, बिल्कुल पराया नहीं लगते हैं। और वैसे भी किया ने कल सारा दिन मेहनत करके उनके लिए दवाई बनाई थी, वह भी तो आखिर में उन्हें देना था। पहले तो वह इस दवा को किसी से पहुंचाना चाहती थी, पर जब वह उन्हें इतने प्यार से बुला रही है तो वह खुद ही ये दवा देने जाएगी। यह सोचकर वह उनसे आने को कह देती है। अब तो मनीषा जी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आखिर में उन्होंने सभी को मना जो लिया है। वह खुद में प्राउड फील करती है कि वह कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि सभी को आने के लिए तैयार कर लिया। वह किया को कल मिलने के लिए कह देती है। वह कहती है कि कल का लंच वह सभी एक साथ करेगी। किया भी उनकी बातों को मान जाती है और कुछ देर ऐसे ही बातें करके दोनों ने फोन रख दिया। जहां किया को कुछ भी पता नहीं था कि कल वहां क्या होने वाला है। वह तो मनीष जी के हर कारनामे से बेखबर थी। उसे तो बस यही लग रहा था कि जब आंटी घर गई होगी और सबको बताया होगा तो सब उससे मिलने के लिए उसे बुला रहे होंगे। उसे क्या पता था कि उसकी यह प्यारी सी आंटी उसके पीठ पीछे क्या खिचड़ी पका रही है। वहीं दूसरी तरफ मनीषा जी के भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह तो खुशी से पहले ही नहीं समा रही थी। अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो वह अभी तुरंत उठकर डांस करने लगती। आप बस उन्हें कल की तैयारी करनी थी। वह अपनी इस प्यारी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा खाना तैयार करवाएंगी। इसके लिए वह सबसे बड़े होटल के शेफ को बुलाएंगी, जिससे उनकी बच्ची को उनके घर का खाना पसंद आए और खुद भी उसके लिए जो बन सकेंगे वह बनाएंगे। आज रात तो मनीषा जी का सपनों में ही कटने वाला था। वहीं दूसरी तरफ इन सब से बेखबर रेहान अपने ऑफिस में काम किया जा रहा था। उसे तो इस वक्त काम के सिवा कुछ और नहीं सूझ रहा था और उसका दिमाग भी थोड़ा खराब था। वह बिल्कुल भी अपने घर नहीं जाना चाहता था, पर आज उसकी माँ की कहानी बातों ने उसके दिल में एक ऐसे दर्द को जन्म दिया जिसे वह कभी मिटा नहीं पाएगा। वह अपनी माँ के करने की बात सोचकर ही कांप जाता है। उसने देखा था अपनी माँ को मारता हुआ, वह कैसे भूल सकता था वह रात जब वह नन्हा सा बेबस और लाचार था और उसकी माँ उसके सामने दर्द से तड़प रही थी। उसे दिन तो रेहान को लगा था कि वह अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए को देगा, पर उसकी माँ की अपने बच्चों को छोड़कर ना जाने की इच्छा और उसकी अब तक की बनाई गई इतनी मेहनत से उसकी पावर की वजह से ही वह खुद को जिंदा रख पाई थी। रेहान के बचपन का भी एक राज था जिस वजह से रेहान इतना पत्थर दिल बन चुका था। वह ये सब सोकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह अपनी एंजल को भी नहीं भूल सकता और अपनी माँ की बातों को भी आज नहीं भूल पाएगा। क्या हुआ, इतना बड़ा बेटा है
जो आज अपनी बात को मनवाने के लिए उसकी मां ने ऐसे शब्द अपने मुंह से निकले, यही सब सोकर वह खुद को ही कोस रहा था। इस वक्त उसके दिल में एक बैठ गया था, कहीं उसकी मां ने उसे लड़की को पसंद कर लिया और उसे शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी तो वह क्या करेगा, वह तो जीते जी मर जाएगा। वह कैसे अपनी एंजल को भूल पाएगा, ये सब सोकर ही उसका शरीर कांप जाता है। नहीं नहीं, वह अपनी एंजल को कभी नहीं भूल सकता है। वह कैसे अपनी मां को समझाए। इस वक्त उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आती है। वह आज खुद को बहुत ज्यादा बेबस समझ रहा था। उसकी मन बहुत ज्यादा दर्द में था। वह अपनी एंजल से बात करना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि अगर वह उसे एक बार बात कर लेगा तो उसके सारे दर्द तकलीफ दूर हो जाएंगे। वह तुरंत फोन उठाकर किया को फोन कर देता है। दूसरी तरफ जैसे ही किया अपने फोन को देखते हैं कि किसका कॉल आया है, वह रेहान के नंबर को देखकर एकदम से शांत हो जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये क्या है और कैसी फीलिंग है, मुझे क्यों नहीं समझ आता है। क्यों जब जब मैं इस शख्स को अपने सामने देखती हूँ तो मुझे इस तरह की फीलिंग आती है। फोन अभी रिंग कर रहा था। किया का दिल कह रहा था कि रिसीव कर ले, लेकिन उसका मन कर रहा था कि ना रिसीव करे। आखिर में वह दिल के हाथों मजबूर हो जाती है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 110, रेहान का किया को इनवाइट करना। अब आगे रेहान जैसे ही फोन काटने को होता है वह तुरंत रिसीव कर लेती है और इसी के साथ रेहान के कानों में एक प्यारी सी आवाज जाती है, हेलो। यह आवाज सुनकर ही रेहान का दिल जोरों से धड़क उठना है। पता नहीं क्या जादू है इस आवाज में जो उसे बार बार इस आवाज को सुनने का मन करता है। अब एक ही पल में रेहान अपनी सारी परेशानी भूल जाता है। वह जल्दी से किया को हेलो कहता है और उससे पूछता है कि तुम कैसी हो और इस वक्त क्या कर रही हो। किया भी उसे जवाब देती है कि वह अपना काम कर रही थी। फिर कुछ देर दोनों तरफ शांति छा जाती है। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या कहना चाहिए। तभी रेहान किया से कहता है कि क्या तुम मुझे एक बार मिल सकती हो। इतना कहने के लिए रेहान ने पता नहीं कितना जोर लगाया होगा, तब जाकर ये शब्द उसके मुंह से बाहर निकले थे और दिल ही दिल में वह इस बात के लिए भी डर रहा था। नहीं किया मन ना कर दे। कुछ देर की शांति के बाद किया रहती है कि कहाँ मिलना है। ये सुनकर तो रेहान का दिल खुश हो जाता है और वह उससे मिलने के लिए कल कहता है, पर किया मना कर देती है और उसे बताती है कि कल उसे अपनी एक आंटी के घर जाना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है जिससे उन्हें कुछ दवाइयां की जरूरत है। जो उसके पास है वही पहुंचने जाना है, इस वजह से वह कल नहीं मिल सकती है। उसका ये जवाब सुनकर रेहान को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। आखिर में ये किसी के लाइफ की बात थी तो भला उसे क्यों बुरा लगे। उसकी एंजल तो एक अच्छा काम कर रही है। वह उसे दूसरे दिन मिलने को कहता है। किया उसे हाँ कह देती है, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि वह मिल पाएगी, क्योंकि उसे कभी भी अचानक से कोई काम पर जाता था जिसके बारे में पहले से उसे भी पता नहीं होता था। इस वजह से उसने पहले ही रेहान को बता दिया था कि वह 100% श्योर नहीं है कि मिल पाएगी, पर कोशिश जरूर करेगी। रेहान को इतना ही जानकर खुशी होती है कि उसकी एंजल उससे मिलने के लिए टाइम जरूर निकालेगी। वह किया से पूछता है कि क्या उसने खाना खा लिया है और उसने पूरा दिन क्या किया। किया को उसका सवाल थोड़ा अजीब तो लगता है, फिर भी वह उसके सवालों का जवाब दे देती है। वह बताती है कि उसने अभी अभी खाना खाया है और वह आज शॉपिंग के लिए गई थी। उसने इस बीच अपने भाइयों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अभी रेहान को उसके बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि अभी भी रेहान उसके लिए बिल्कुल भी अजनबी था। वह तो बस उसके एहसास थे जो उसे अपनेपन का एहसास दिल करता है, वरना वह रेहान के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। रेहान भी उससे थोड़ी बातें करने के बाद फोन रख देता है। इस समय रेहान का दिल जहां कुछ देर पहले दर्द से रो रहा था, वही किया से बात करने के बाद खुशियों से भर गया था। वह बहुत ज्यादा खुश था। वह मन में सोचता है कि कब ऐसा दिन आएगा जब वह किया के साथ शॉपिंग करने जाएगा, क्योंकि जब वह किया के मुंह से शॉपिंग की बात सुनता है तो वह उसे अपने साथ इमेजिनेशन करने लगता है कि वह और किया कैसे कपल की तरह शॉपिंग कर रहे हैं और सब लोग उन्हें देखकर जल रहे हैं। रेहान तो मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है।
इस समय उसके होठों पर मुस्कुराहट थी जो काफी रियल थी। वह कुछ देर पहले के अपने सभी तकलीफों को भूल गया था। वहीं दूसरी ओर मनीष जी भी बहुत ज्यादा खुश थी। आखिर में वह कल किया को रेहान से जो मिलने वाली थी, बस वह भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि एक बार रेहान उसे देखकर अपना मन बदल ले और उसे पसंद कर ले। उन्हें अच्छे से यकीन था कि उनकी बच्ची इतनी प्यारी है कि कोई भी उसे देखकर रिजेक्ट नहीं कर सकता है, पर उन्हें अपने इस बेटे पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था। वह अपने मन की ही करता है। इसी तरह दोनों माँ बेटे अपने अपने मन में ढेर सारी खुशियां लिए आज की रात बिता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दादाजी के मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं रेहान उसे लड़की को देखकर अपना मन ना बदल ले। कोई खुश था तो कोई डरा हुआ, लेकिन इन सब में अलग हमारी किया तो अपनी ही दुनिया में व्यस्त थी। इसी तरह रात बीत जाती है। तो अब आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 111, किया के भाइयों की केयर। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह मनीषा जी सबको किया से मिलने के लिए किया को अपने घर खाने पर इनवाइट करती हैं। अब आगे दूसरे दिन सुबह किया के घर में अब तक सभी तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। इस समय किया ही नहीं आई हुई थी। सभी किया का इंतजार कर रहे थे। तभी उन लोगों को किया सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखाई देती है। आज उसने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। क्योंकि वह लोग तो किया के रियल फेस को देख चुके थे, इसलिए उनके देखने का नजरिया भी वही था। लेकिन वही सायरा किया को इस तरह देखकर जलबुझ रही थी। किया का एड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा था। जो सायरा के दिल में चुभ रहा था, वह तो यही सोच रही थी कि कल शॉपिंग करके जो कपड़े लाई थी उन्हें में से यह एक है। पर उसे क्या पता, ये तो उन सब से भी अच्छा था जो कि किया के पास पहले से ही मौजूद था। किया जैसे ही नीचे आती है, आज मयंक जल्दी से किया के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के वह उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगता है। आज बिल्कुल भी मयंक किसी को किया के पास बैठने देने के मन में नहीं था। वह अपनी प्यारी बहन को अपने पास ही बैठने वाला था। उसकी इस हरकत को सभी लोग देखकर आश्चर्य में पड़े हुए थे। कब से मयंक क्या बच्चों वाली हरकत करने लगा? वह तो ऐसा नहीं था। सबके मन में यही विचार चल रहा था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मयंक जल्दी से जाकर किया के लिए चेयर खींचता है और उससे बैठने को कहता है और झट से उसकी दूसरी ओर खुद बैठ जाता है। ये देखकर विवान भी जल्दी से किया की दूसरी साइड जाकर बैठ जाता है। अब तो अमन अपना मुंह लटकाए अपने दोनों भाइयों को देख रहा था। उसके ये दोनों भाई कितने खराब हैं। वह उसे किया के साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं देते हैं। वह कुछ ही दिनों की छुट्टी में आया है, फिर वह पता नहीं कितने दिनों के लिए चला जाएगा। यही सब सोचकर अमन विवान को अपनी जगह से हटने के लिए कहता है। पर विवान आज तो बिल्कुल अमन की बात मानने वाला नहीं था, क्योंकि आज का पूरा दिन अमन ने किया के साथ बिताया था। वह तुरंत अपनी जगह से हटने को मना कर देता है। ये सुनकर अमन का तो मुंह ही बन जाता है। वह अपने इस शैतान भाई को कैसे मनाए। वह उसे पैसों का लालच देता है, लेकिन फिर भी विवान हटने को तैयार नहीं था। भला वह अपनी प्यारी बहन के साथ खाना खाने का मौका कैसे छोड़ दे, जबकि उसकी बहन इतनी बड़ी शख्सियत है। तो उसके पास वक्त ही कहाँ रहेगा जो वह अपनी बहन के साथ थोड़ा भी वक्त गुजर पाएगा। वहीं जहां सभी लोग तीनों भाइयों की नोकझोंक को देखकर हंस रहे थे, तो सायरा का खून खोल रहा था। कैसे उसके ये तीनों भाई इस गांव की गवार के लिए लड़ रहे थे। इससे पहले तो उन लोगों ने कभी मेरे साथ खाने के लिए इतना नहीं सोचा था। मुझे तो अपने इन भाइयों के साथ कहीं जाने के लिए या खाना खाने के लिए उन्हें मनाना पड़ता था। और किस तरह से आज ये लोग इस बहन जी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। सायरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी मुठिया भींच रखी थी। उसका बस चलता तो अभी के अभी पूरा ब्रेकफास्ट उठाकर जमीन पर फेंक देती और किसी को खाने नहीं देता। इस समय उसकी मन जोर जोर से चिल्लाने को कर रहा था। चिल्ला चिल्ला कर करना चाहती थी कि भाई बस करो, इस गांव की गवार के लिए आप लोग कितना लड़ोगे। मैं आपकी प्रिंसेस हूं, आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं खाते। तभी सब कुछ चुप करते हुए राजेंद्र जी कहते हैं कि आप सब लोग बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो, शांति से बैठ जाओ और किया बेटी को शांति से खाने दो। अब उनकी बात सुनकर सबका ध्यान किया की ओर जाता है, जो चुपचाप अपने तीनों भाइयों को देख रही थी।
इस तरह किया को देखता पाकर वह तीनों शर्म से अपना सर झुका लेते हैं। सच में ये कितना ऑकवर्ड सिचुएशन है, वह इतने बड़े होकर किस तरह से बच्चों की तरह लड़ रहे थे। अमन चुपचाप जाकर विवान की साइड में बैठ जाता है। अब वह अपनी बहन के सामने और ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। आप सभी शांति से बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। मयंक को नहीं पता था कि किया को क्या पसंद है, इसलिए वह जो भी उसे समझ आता वह उठकर किया को सर्व करने लगता। किया अपने इस भाई को देखकर मन ही मन हंस रही थी। वह अपने इस भाई की सिचुएशन समझ सकती थी, आखिर में वह भी तो इसी तरह से ही है। उसे भी तो नहीं पता किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। सायरा को तो लग रहा था जैसे उसके सारे भाई उसे इग्नोर कर रहे हैं। वह अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए अमन से कहती है, भाई क्या आप मुझे ये डिश सर्व कर देंगे। पर पहले से ही छिड़ा हुआ मन सायरा के ये कहने से और ज्यादा चढ़ जाता है, क्योंकि जिस चीज को वह सर्व करने को कह रही थी वह उसके ठीक सामने ही रखी थी। क्या वह उसे खुद नहीं ले सकती थी? अमन ने थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहा कि सामने ही तो रखा है, खुद क्यों नहीं ले लेती हो। ये सुनकर तो सायरा के गुस्से की कोई सीमा नहीं रह जाती। अभी उसने खुद देखा था कि कैसे उसके भाई किया के पास बैठने के लिए लड़ रहे थे और अब वह कह रही है तो उसे इग्नोर कर रहे हैं। तभी वह किया को पॉइंट करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि किया के भी हाथ है, फिर भी आप लोग किस तरह से उसे सर्व करने में लगे हुए हैं। आप लोगों को नहीं लगता है कि यह कुछ ज्यादा हो रहा है? सायरा की बातों में साफ नफरत देखी जा सकती थी। उसकी यह बात वहां बैठे सभी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी मयंक ने सायरा की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ, हमें अच्छे से पता है कि उसके भी हाथ है, पर हम चाहते हैं कि अपनी बहन को हम खुद ही खिलाएं। इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर में इतने दिनों से वह अकेले ही तकलीफ भरी जिंदगी जीते आई है। अगर आज वह हमारे साथ कुछ पल खुशी के बीता लेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारे मन से यह गिल्ट भी काम हो जाएगा कि हम अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाए। मयंक की बातों को सुनकर सायरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मयंक उसे समझाना चाहता था कि तुम में और किया में बहुत फर्क है। तुम यहाँ राजकुमारी की तरह पाली बड़ी हो और उसने एक कठिन जिंदगी बिताई है, तो आज थोड़ी सी खुशी हम उसे क्यों नहीं दे सकते हैं? पर सायरा तो ठहरी। सायरा अपनी जलन और नफरत के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। वह फिर से थोड़ा मासूम बनते हुए कहती है कि मेरे कहने का मतलब वह नहीं था भाई, आप गलत समझ रहे हैं। वह तो मैं ये कहना चाहती थी कि आप लोगों की वजह से किया डिस्टर्ब हो रही है, उसे आराम से खाने दो। इस तरह से उसे आदत नहीं होगी, क्योंकि वह आज तक अकेले ही रहते आई है, तो इतने करे की आदत नहीं होगी, इसलिए उसे अजीब लग रहा होगा। उसकी बातों को सुनकर अब किया की भौहें चढ़ जाती है। आखिर में इसके कहने का क्या मतलब है? तभी सायरा की मम्मी सायरा को डांटे हुए कहती है कि सायरा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? अच्छा होगा कि तुम थोड़ा कम बोला करो। इस तरह से अपनी मम्मी को खत देखकर अब तो सायरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत नाश्ता छोड़कर वहां से चली जाती है, क्योंकि अगर वह कुछ और देर रही तो उसके अच्छे बच्चे वाली इमेज खराब हो जाएगी। वह अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और किया को पता नहीं कितनी गालियां दे देगी। इस वजह से वह एक मिनट भी वहां नहीं रुकती है, तुरंत निकल जाती है। वहीं उसके इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। आखिर में उन सब ने ऐसा भी क्या कहा जो वह खाना छोड़कर चली गई? किया की मम्मी ने सोचा कि सायरा की इस हरकत से किया को खराब लगेगा। वह किया की तरफ देखकर कहती है कि शायद वह अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी थी इसलिए चली गई। कोई बात नहीं, आप सब लोग अपना खाना खत्म करो। लेकिन किया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह तो आराम से अपना खाना खा रही थी, बल्कि सायरा के जाने से उसे और भी अच्छा लग रहा था, तो वह अपना खाना एंजॉय कर रही थी। वही सब ने सायरा को इग्नोर कर दिया और फिर से वह किया को कुछ ना कुछ खाने को देने लगे। अब वहां का माहौल काफी खुशनुमा हो गया था। सभी प्यार से बातें कर रहे थे और एक दूसरे की प्लेट पर खाना सर्व कर रहे थे। सभी खाना खत्म करके हाल में आकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी किया अपने माँ पापा को बताती है कि उसे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, आज उसके पास थोड़ा ज्यादा काम है। वह लोग भी अच्छे से जानते थे कि उनकी बेटी के पास बहुत सारा काम होगा, इस वजह से वह लोग भी में जाने से नहीं रोकते हैं।
वही विवान का तो मुंह ही बन जाता है, क्योंकि आज किया ने उसके साथ टाइम स्पेंड करने का कहा था। विद्वान जल्दी से किया को याद दिलाते हुए कहता है कि दी, आपने कल मेरे साथ समय बिताने को कहा था, पर आज आप तो जल्दी ही जा रही हैं। फिर मेरा क्या होगा? उसके इस तरह कहाँ पर किया को उसके ऊपर हंसी आ जाती है। वह विवान को कहती है कि हम किसी और दिन एक साथ समय बिताएंगे, पर विवान था कि मानने को तैयार ही नहीं था। फिर किया उसे प्रॉमिस करती है कि वह उसे अगले महीने होने वाली रेस कंपटीशन में अपने साथ लेकर जाएगी। उसकी यह बात सुनकर अब तो विवान के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आर में वह भी रेसिंग का बहुत बड़ा शौक रखता था। वह तो रेसिंग की दुनिया का दीवाना था। वह अभी छोटा था, नहीं तो अब तक वह भी रेस कंपटीशन में भाग ले चुका होता। तो अब आगे क्या होगा? क्या सच में विवान को किया अपने साथ ले जाएगी, या फिर यह बस उसे मनाने का एक तरीका था? आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 112, किया का रेहान के घर जाना।